तो शुरू करते हैं बेटा पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम में बेसिकली कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता है, डेफिनेशन वाइज लिखते चलते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस में यूज होती है, तुमने कई सारे क्वेश्चंस स्कूल में भी देखे होंगे स्ट्रेट लाइन के करते हुए, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, इन सब की प्रॉपर्टीज यूज होती रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाते, अटक जाते हैं बीच बीच में। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहला है हमारे पास पैरेललोग्राम। Suppose I take this parallelogram. This is ABCD. राइट, इस पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये सबको पता। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर सेम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आ गई, ये आ गई कि जो ये AD और BC है ये दोनों इक्वल। एंड दूसरी बात, दैट AB इज इक्वल टू CD। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट पॉइंट इज E, या आप M ले लो, तो M पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यू में से। अगली चीज कि इसकी साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती है, जैसे हमने लिखा दिस AB इज पैरेलल टू CD। एंड दूसरी चीज दैट AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कि जो इसके एंगल्स होते हैं ना, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई मीन कि सपोज मैं ये एंगल ले रहा हूं, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, then their sum is alpha plus beta, this is equal to pi. So angles are supplementary angles. राइट, ये सारी चीजें हो गई। इतनी बातें शायद सबको समझ में आ रही। इन जनरल जो हम अगर बात करें बेटा, कईयों को दिख रहा होगा कि AC जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, बट पैरेललोग्राम के लिए इन जनरल दिस AC इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन जनरल नहीं होता। अगर सपोज मैं क्या करूं, तुम ये समझ सकते हो कि मैंने बहुत लंबी साइड ले ली और ये बहुत छोटी साइड ले ली। ठीक है, अगर मैं पैरेललोग्राम अब मैं इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करता हूँ तो तुम्हें दिख क्या होगा? ठीक है, दिस एंगल इज स्मॉल एंड दिस एंगल इज लार्ज। तो जो यहाँ पे जो बेटा आपका डायगोनल होता है ना, दिस डायगोनल, नॉट इन जनरल, यू में से इन जनरल diagonals are not angle bisectors. Not angle bisectors. और अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ये भी है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इन जनरल। इक्वल होंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। मैं हमेशा नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूं, नॉट इक्वल। राइट, तो ये दो छोटी छोटी चीजें हो गई। अब जो अगली बात आती है, new definition for this. This is rhombus. Rhombus is also a parallelogram. कई बार क्या होता है ना, तुमने जेई के पुराने क्वेश्चंस देखना, उसमें ऑप्शंस में चारों चीजें दी होती है। रोम्बस दिया होता है, पैरेललोग्राम दिया होता है, और साथ में स्क्वायर दिया होता है, रेक्टेंगल दिया होता है। चलो हम स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में हम लोग कंफ्यूज करते हैं अधिकतर, तो उनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। ठीक है, सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज तो होल्ड करेगा ही करेगा जो चार मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, हाँ, rhombus is parallelogram with
equal sides with equal sides। ठीक है, फिगर बनाता हूं मैं। सपोज ये फिगर बना ली मैंने रोम्बस की, साइड्स इक्वल इसने बोला, मतलब these all four sides are equal। This is A, B, C and D, these are the points, vertices for this। If I draw two diagonals for this, then they intersect, obviously they bisect because वो तो parallelogram की property है। ठीक है, but they intersect at right angle। ठीक है, तो अगली चीज इसमें आ गई diagonals intersect at right angle। राइट, ये सारी चीजें कई लोग करवाते भी नहीं है भाई, और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन शुरू कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये बेसिकली ना पता हो ना, कुछ कुछ तो तुम्हें पता होंगी, कुछ कुछ चीजें तुम इग्नोर कर देते हो, तो वो इग्नोरेंस ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन में यही ज्यादा चीजें यूज होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे, क्योंकि तो बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। एक नई चीज जो बच गई, मिल गई, वो क्या आ गई कि ये हाँ जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है ना, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। राइट, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने पास है। ठीक है, एंड देन अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सपोज मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो तुम्हें पता है अपोजिट साइड इक्वल होंगी, राइट, पैरेलल भी होंगी, पैरेलल तो होनी है क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब सारी साइड जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसके जो डायगोनल्स है वो भी बाइसेक्ट करते हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डायगोनल्स मैंने ड्रॉ किए ये इंटरसेक्ट करते हैं बट नॉट एट 90 डिग्री, बट दे आर इक्वल इन दिस केस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम rectangle is parallelogram with sorry, with all angles 90 degree, all angles हाँ 90 डिग्री। और इसके अलावा क्या बात बोली जा सकती है बेटा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस ए बी इज इक्वल टू सी डी। और क्या चीजें दिमाग में आती हैं, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बिकॉज मैं ऊपर लिख ही चुका हूं बेटा, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज मिड पॉइंट फॉर देम बोथ AC एज वेल एज BD। राइट, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सर वो AD इज इक्वल टू BC है ना? दिस इज AD इक्वल टू BC। हाँ जी बेटा, मैंने गलती से AB लिख दिया, AD इज इक्वल टू BC। और एक बात और बेटा, यहाँ पे भी ना, ये जो आपके पास AC और BD है ना, दे आर नॉट नेसेसरली एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कब होंगे, जिस केस में स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने दिखाया भी था पैरेललोग्राम में कि साइड को लेंदी कर दे इसी केस में, तो उस केस में वो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन जनरल diagonals are not angle bisector। राइट, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है बेटा, और किस प्रॉपर्टी के साथ में, ठीक है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम with all equal sides and all angles are 90 degree. ठीक है, और क्या बोला जा सकता है बेटा, डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात, इक्वल होंगे। तीसरी बात करें तो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, वो तो यार हमें पता ही है ना। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, बस ये बोल देता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, राइट। ठीक है, जैसे हमने ये बना दिया स्क्वायर, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, दीज आर इक्वल, आई मीन as well as they bisect each other, so this is midpoint, right, these values are same and all sides are equal, makes 90 degree angle, ठीक है। तो ये जो एंगल मुझे मिल रहे हैं सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, 90 डिग्री मिल रहे हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर सेम, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज आल्सो अल्फा, ठीक है। एज वेल एज वी कैन से डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर, राइट एंगल, राइट। तो ये तो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होगी बेटा इनके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अब मैं फॉर्मूलाज डिफाइन करता हूँ इसके लिए, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या क्या है मेरे पास, जो मैंने पॉइंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इसके अलावा बेटा अगला आ गया आपके पास सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ठीक है। और इसका एक बेसिक एल्गोरिथम भी बताऊं। बेसिक एल्गोरिथम क्या है कि मैंने सपोज एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है, दिस इज ए बी सी, so I say let ABC be a triangle with vertices capital A which is x1 comma y1, capital B which is x2 comma y2, capital C which is x3 comma y3, ठीक है। these vertices ये ले ली मैंने, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब मैंने बोला सपोज कोई एक पॉइंट है K, ठीक है, बोला लेट K be any one of these points, सेंट्रॉइड हो या ऑर्थो सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो या इन सेंटर हो या एक्स सेंटर हो बेटा, ठीक है ना, एनी वन ऑफ सेंटर। तो उसकी लोकेशन कहीं यहां पे सपोज है, दिस इज के, ठीक है। मैं इसी का एल्गोरिथम बता रहा हूं बच्चों, देखना। तो मैंने ना एक लाइन ना ए से के को ज्वाइन करती हुई प्लॉट कर दी, ड्रॉप कर दी किस पे, बी सी पे, और सपोज वो इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पे, ठीक है ना। लेट के बी एनी वन ऑफ द सेंटर। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, अब मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो डी निकालना है कि डी क्या आ रहा है। तो बेटा पहला काम ये मैं बता रहा हूं, एल्गोरिथम कैसे पॉइंट की वैल्यूज निकाली जाती है। सेंट्रॉइड मैंने लास्ट क्लास में निकाला भी था, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, लेकिन और पॉइंट्स भी ऐसे निकालने होंगे, उसके लिए आप ट्रिगो का यूज कर सकते हो, ठीक है, वहां से बहुत इजीली चीजें हो जाती है। पहला काम क्या करना है, फाइंड BD is to
DC, पहले BD टू DC निकाल लो, ठीक है। और तब BD टू DC निकल गया तो फाइंड D कर लो। कैसे? बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो पता ही है सबको, ठीक है। यहां जो भी यूज होंगे बेटा वो एंगल्स इसी तरीके से यूज होंगे, जैसे मैंने ए एंगल की बात की तो ये वाला एंगल ए है, ठीक है, दिस इज ए एंगल एंड दिस इज बी एंगल एंड दिस इज सी एंगल। और इनके अपोजिट साइड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। इन्हीं वे में लेते हुए चलेंगे, ये मैंने ट्रिगो में भी तुमसे डिस्कस किया था, ठीक है। अगला काम क्या करो, सेकंड काम, डी तो पता चल ही चुका है बेटा, ठीक है। सेकंड काम में क्या करना है, फिर दोबारा रेशियो फाइंड करो, फाइंड ए के इज टू के सी के डी। अगर ए के इज टू के डी निकाल लोगे तो इसके बाद ये रेशियो पता चल जाएगा, तो उसके बाद क्या करो, ये फाइंड करो के, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, और जब के फाइंड हो जाएगा तो ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो बस इतना छोटा सा एल्गोरिथम है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं पहला एग्जांपल दूं तुम्हें सेंट्रोइड का, मैं एक ही प्रूफ करके बता रहा हूँ, बाकी सारे के सारे तुम्हें खुद को करने हैं, ठीक है। बट नो नीड टू प्रूव देम, आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट आता है सेंट्रोइड। तो सपोज दिस इज अवर ट्रायंगल ABC, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दैट इज x3 y3। मैंने A पॉइंट से बेटा मीडियन डाल दिया D, D पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये रेशियो 1:1 है, तो BD टू DC जो तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। और जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, मतलब के पॉइंट की जगह जी रख दिया, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि जो जी है ना बेटा, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो करता है 2:1 रेशियो पे डिवाइड, है ना। तो 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। चलो अब सारा काम करना शुरू कर दो, BD टू DC लिखा, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से, क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, सॉरी x2 प्लस x3 बाई टू and this comma y2 plus y3 by 2, right? D point ये मुझे मिल गया। Along with this D point, we can find now G। अब G जो है वो 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, तो तुम्हें पता है बेटा ये वाला पॉइंट है कितना, x1 प्लस सॉरी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू x2 plus x3 this divided by 2 and this plus 1 into कितना हो जाएगा x1, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 plus 1, this is g, and similarly 2 into y2 plus y3 that divided by 2 and this plus 1 times y2 y1 and that whole divided by 2 plus 1। So we get the coordinates of the centroid, वो क्या आ चुके हैं आपके पास, that g is equal to x1 plus x2 plus x3 that divided by 3 and this is y1 plus y2 plus y3 this divided by 3। जैसे हम लोग ट्रिगो में शॉर्ट नोटेशन सम वाले यूज करते थे ना, तो वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हो, g is equal to sigma x1 and that divided by 3 and this is sigma y1 that divided by 3, राइट। तो ये तो हुआ हमारे पास सेंट्रॉइड, पहली प्रॉपर्टी। अब आफ्टर सेंट्रॉइड वी डिफाइन द नेक्स्ट फॉर्म विच इज ऑर्थोसेंटर। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहां तक कहानी। तो अगला जो पॉइंट आता है दिस इज ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर के बारे में तुम्हें पता है क्या होता है, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, हाँ, तो बेटा उस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलता है, ऑर्थोसेंटर। तो जो ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया वो H मिल गया, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट H इज इक्वल टू, ये बनता है x1 tan A। ए क्या है यहाँ पे, एंगल ए, ठीक है। B एंगल B और एंगल C, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C एंड दैट होल डिवाइडेड बाई tan A
प्लस 10b प्लस 10c, राइट। और सिमिलरली अगला मुझे मिल गया y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c। मैंने एल्गोरिथम ऊपर लिखवा ही दिया, उसी एल्गोरिथम से अपन निकालते हैं इन वैल्यूज को। एंड दिस इज 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्म बन चुकी है अपने पास। ओके, इस वाली चीज को फिर से अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट h दिस इज सिग्मा x1 10a, जिससे याद रहे तुम्हें अपॉन में कितना आ गया सिग्मा 10a, एंड दिस कॉमा सिग्मा y1 10a and this divided by sigma 10a, right? So this is our ortho center for this. तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जो याद रहनी चाहिए अपने को। तुम्हें कुछ याद होगा कि हमने बोला था कि किसी ट्रायंगल के लिए 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c होता था। तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला सिग्मा 10 है ना, उसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं प्रोडक्ट 10a की फॉर्म में। मतलब सिग्मा 10a कहने का मतलब क्या हुआ 10a प्लस 10b प्लस 10c, दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट 10a मीनिंग 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो उससे भी यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज इन ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो अपने पास है दिस इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, तो सर्कमसेंटर बेटा तुम्हें पता होगा किसका होता है, साइड बाइसेक्टर्स का, है ना। तो साइड बाइसेक्टर के थ्रू सर्कमसेंटर मिलता है। तो जिसको याद नहीं भी है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, दिस इज सर्कमसेंटर एंड दिस इज अ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास साइड बाइसेक्टर्स थे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मिला था सर्कमसेंटर, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, O से। तो सर्कमसेंटर को डिनोट कर रहे हैं O से, राइट। देखना आप, तो O की प्रॉपर्टी क्या, ये आता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c and that divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c and this comma similarly for y coordinate y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c and that whole divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। और शॉर्टली इसे कैसे लिख ले अपन लोग, ऑर्थो सेंटर को ऐसे लिख ले, दिस इज सिग्मा x1 sin 2a, मतलब इससे याद रखना आसान होता है। और अपॉन में कितना आ गया सिग्मा sin 2a एंड दिस इज सिग्मा x1 सॉरी y1 sin 2a and that whole divided by sigma sin 2a। so this is our ortho center, राइट बच्चों, समझ में आ रही कहानी। और जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज है, क्योंकि मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि ऑर्थो सेंटर निकलता कैसे है। और जिसको ये पता है ना कि निकलता कैसे है, क्योंकि तुम्हें ये बताया था कि दिस OA एंड OB एंड OC दे आर सेम, तुम वहां से वैल्यूज निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को तो बहुत क्रिटिकल होगा ना, या तो एंगल मिल रहे हो ABC तब जाके यूज कर पाओगे, अगर एंगल नहीं मिल रहे ABC तो फिर कैसे, इस फॉर्मूले को तो यूज कर ही नहीं सकते, या तो एंगल निकालने बैठो। वर्टिसेस पता हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दो इक्वेशंस मिल गई, तीन इक्वेशंस मिल गई, तीनों इक्वेशन सॉल्व करो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज निकाल लो। तो वो ज्यादा कम कैलकुलेशन वाला काम है बिसाइड दीज फॉर्मूलाज, राइट। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट डिफाइन करता हूं बेटा इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर पता है एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दीज आर आवर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स
this angle and this angle, they are same, right? और यहाँ पे सपोज सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, so this is I इन सेंटर। इन सेंटर की प्रॉपर्टी पता ही चल रही है आपको, और वैसे ही बताया भी था मैंने लास्ट क्लास में। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देखो इसका कितना हो जाता है। दिस इज आई इज ए एक्स वन, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या थी, साइड्स थी ना, तो वही साइड्स यूज किए। तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री एंड दैट डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी and this comma ay1 plus by1 y2 plus cy3 and that divided by a plus b plus c. This is our incenter. Or you may write this value in the form of sigma ax1 and that divided by sigma a or sigma ay1 that divided by sigma a. Right? तो ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हो। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज एक्स सेंटर, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ साथ, जल्दी से लिखना, ठीक है। लेट वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 0 0 3 0 4 0, ठीक है, ये तीन वर्टिसेस हैं। देन फाइंड इन सेंटर, और इसके बाद अगला जो पॉइंट देता हूं ऑर्थो सेंटर, और क्या क्या पढ़ा दिया इससे पहले, सेंट्रॉइड, और एक और चीज बताई थी ऑर्थो सेंटर, हाँ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। तो बताइए बेटा क्या क्या होंगे। हाँ, अब सबसे आसान काम है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था बेटा, क्योंकि मैं चाहता था कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको चीजें समझ में आ जाए। हाँ, 0 0 पॉइंट है पहला, अगला पॉइंट क्या है 3 0, और अगला पॉइंट क्या है, दिस इज 4 0। सॉरी 4 0 नहीं लिखना चाहिए, तब तक कोलिनियर हो जाएंगे, 0 4 लिखना चाहिए, है ना। नहीं तो पॉइंट तो सारे कोलिनियर हो गए, ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो इसे 0 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0,4। और अगर आप गौर से देखते हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर याद हो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कहानी होती है। साइड्स पे लाई करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। तो हमारा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर साइड्स पे लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर तो वर्टेक्स बन जाता है, जहां पे राइट एंगल बनता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर मिल गया। तो जो 0 0 है अपने पास, वो क्या मिल गया, ऑर्थो सेंटर मिल गया। रुको, और सरकम सेंटर मिड पॉइंट होता है बेटा हाइपोटेन्युस का, है ना। तो जो सरकम सेंटर मिलेगा, ये एच आ चुका है आपका, सरकम सेंटर कैपिटल ओ, वो कितना मिलेगा, ओरिजिन से रिप्रेजेंट नहीं करना बेटा, ऑर्थो सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता हूँ। नोटेशन ये है, दिस इज 0 प्लस 3/2 कॉमा 4 प्लस 0/2 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 कॉमा 2। ये वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अब अगली कहानी आती है इन सेंटर की। तो इन सेंटर के लिए साइड की लेंथ निकाल लेते हैं अपन। तो हमारे पास जो साइड्स की लेंथ आ रही है वो क्या क्या आ रही है, आप देख सकते हो इजीली। ये वाली लेंथ मुझे मिल रही है कितनी, दिस इज 4, दिस इज 3, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली 5 हो जाएगी। आया सबको समझ में। तो साइड की लेंथ तो मुझे ये मिल चुकी है। अब अपन क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन सेंटर का, कैपिटल आई ए एक्स वन। तो बेटा साइड देखो, जो आप ले रहे हो ना x1, सपोज मैं इसको a कोऑर्डिनेट जो है उसका उठा रहा हूँ, तो 0 इंटू इसके अपोजिट वाली साइड कितनी है 5 लेंथ, प्लस फिर अगर मैंने b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट उठाया 3, x कोऑर्डिनेट उठाया 3, तो 3, अब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है 4, तो 3 इंटू 4 हो गया, प्लस कितना आ गया 0, दिस इंटू इसके सामने वाली साइड कौन सी 3, एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 3, लेंथ का सम। एंड दिस कॉमा, फिर से आ जाओ y कोऑर्डिनेट पे, 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 3। तो ये कितना मुझे मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू 1,1, राइट।
तो इन सेंटर आ गया 1,1 1,1 तो इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया था इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बाउंड्री पे लाई करते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोइड निकालना तो कोई बड़ा काम है नहीं, बस जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो गया, वो जी आ चुका है बेटा आपके पास। दिस इज 0 + 3 + 0 दिस डिवाइडेड बाय 3 एंड नेक्स्ट आ चुका है 0 + 0 + 4 दैट डिवाइडेड बाय 3, so this is 1,4/3। ये पॉइंट आ गया तो राइट। तो अब बढ़ते आगे। ये तो मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लिया, चलता हूं इसके बाद में एक्स सेंटर की तरफ। एक्स सेंटर, तो बेटा ट्रायंगल जो है, आपको मैंने बताया था एक्स सेंटर होता क्या था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो मैंने क्या किया, इसके एक्सटर्नल एंगल्स देखे, वो एक बार इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया एंड सो ऑन। ठीक है, और इनके थ्रू हम सर्कल्स डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे दिख जाए तुम्हें। ठीक है, अब जो ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, मैं जिस तरीके से मान रहा हूँ वैसे सीखना आप लोग। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल टच करता हुआ जा रहा है, ये पहला एक सर्कल मुझे मिल गया। कैसे मिला, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन एक्स सेंटर मिल चुका है। ठीक है, दूसरा इसकी बात करें तो ये मुझे मिल गया ऐसे। अब यहाँ पे इसका एक सेंटर मिल गया, ये मिल गया I2, मतलब B वर्टेक्स के सामने वाले को I2 मान रहे हैं, A वर्टेक्स के सामने वाले को I1 मान रहे हैं। समझ में आ रही है सबको बात। और ऐसी बेटा अगर अपन चले किस किस के लिए, अब कौन सा बच रहा है अपना, C एंगल के सामने वाला। तो C एंगल के सामने वाला कौन सा मिल गया, वो ये वाला मिल गया। दिस इज अवर अनदर एक्स सर्कल। ठीक है, इसका एक्स सेंटर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है I3। तो ए के सामने वाले का I1, बी के सामने वाले का I2 और सी के सामने वाले का I3, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं। राइट, इनकी प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे, देखो फॉर्मूला बेटा, जिसके अपोजिट है ना उसके सामने वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ लिख लेना। वैसे साइड्स कितनी है, ये ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है ना। तो उसके सामने वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ लिख लेना, ऐसे करना। देखो I1 की बात करें तो ये लिखा -a(x1) + b(x2) + c(x3) एंड दिस डिवाइडेड बाय -a + b + c। सिमिलरली कितना आ गया, -ay1 + by2 + cy3 एंड दैट डिवाइडेड बाय -a + b + c। मतलब जो इन सेंटर का फॉर्मूला था ना, बस वही है, सिर्फ जिस एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाले एक्स सेंटर की बात करें ना, उस एक्स सेंटर के लिए, मतलब जिस एंगल के सामने वाले की बात करें उसकी साइड को नेगेटिव ले लो बस। तो a को माइनस ले लिया। सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ax1 - bx2, क्योंकि b एंगल के सामने वाली साइड है ना, प्लस cx3 एंड दैट डिवाइडेड बाय a - b + c। एंड सिमिलरली ये आ गया ay1 - by2 + cy3 एंड दैट डिवाइडेड बाय a - b + c। Similarly, next x center is I3. This is ax1 + bx2 - cx3 and that divided by a + b - c, and this is ay1 + by2 - cy3, this divided by a + b - c। ये दो चीजें आ चुकी। तो दिस इज I1, I2 एंड I3। ऐसे बेटा आपको मिल गया। समझ में आ रहा है सबको। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इन सब के लिए जितने भी फॉर्मूलाज थे, इन सबके लिए एक शॉर्टकट तुम्हें बताता हूँ, कैसे मतलब तुम सोच सकते हो, थोड़ा कम काम रहेगा, है ना। देखो ये लिख लो बेटा,
जितने भी सेंटर, जैसे मैंने ऊपर के लिख लिया था ना, के नोटेशन से दे दिया था, तो तुम वैसे ही मान लो के सपोज कोई सेंटर है, जितने भी सेंटर्स हमने डिफाइन किए थे उनमें से उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3। मतलब ये लर्न करने का तरीका, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, और यहाँ से आ गया λ1 y1 प्लस λ2 y2 प्लस λ3 y3। सारे के सारे सेंटर्स इसी फॉर्म में होते हैं बेटा, तुमने देख भी लिया अभी तक, मैंने जितने भी करवा दिए तुमने λ3। तो पहला अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड के लिए क्या होता है कि λ1 इक्वल टू 1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3, तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, और सबकी वैल्यूज कितनी ले ली 1। 1 ना भी लिखो या सिर्फ इक्वल भी लिख दो ना, तो भी ऊपर नीचे तो कट ही जाएंगे, तभी मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 मिल जाएगा, है ना। दिस इज फॉर सेंट्रॉइड। अगली जो बात आती है, नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारा, दिस इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होगा कि λ1 इज इक्वल टू 10a, λ2 इज इक्वल टू 10b एंड λ3 इज इक्वल टू 10c। बस ये टेबल याद रख लो, सबकी सब वो जितने मैंने पेजेस भरे हैं उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर। अगला थर्ड पॉइंट आ गया क्या, दिस इज अगर बात करूं ऑर्थो सेंटर की, सॉरी सर्कम सेंटर की, सेंटर, तो सर्कम सेंटर के लिए λ1 इक्वल टू साइन 2a, λ2 इज इक्वल टू साइन 2b एंड λ3 इज इक्वल टू साइन 2c। और चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है अपने पास, दिस इज इन सेंटर। तो इन सेंटर के लिए क्या होगा, दिस इज λ1 इज इक्वल टू ए, मतलब यहां साइड्स हो जाती है, λ2 इज इक्वल टू बी, λ3 इज इक्वल टू सी। और पांचवा पॉइंट बोलते हैं दिस इज फॉर एक्स सेंटर, दिस इज λ1। एक्स सेंटर डिपेंड करता है किसके सामने वाला हो, तो अगर हम I1 की बात करते हैं तो उस I1 पे आपके पास जो वैल्यू मिलती है इन सेंटर को, सब ये तो सबको पता है नोटेशन क्या क्या दे रहा हूं मैं, सर्कम सेंटर के लिए O दे रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर के लिए H दे रहा हूँ, और सेंट्रॉइड के लिए G दे रहा हूँ बेटा। तो ये सारे तो नोटेशन तुम्हें सबको पता ही है ना। I1 जो एक्स सेंटर है हमारे पास, तीन एक्स सेंटर है, साइड ए के, सॉरी एंगल ए के सामने वाले को हम बोलते हैं, अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं I1। तो I1 के लिए λ1 कितना होगा -a, λ2 b, λ3 c। और अगर हम I2 की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर I2 दिस इज λ1 इज इक्वल टू a, λ2 इज इक्वल टू -b, λ3 इज इक्वल टू c। और अगर बात करें बेटा I3 तो इसके लिए आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू a, λ2 इज इक्वल टू b और λ3 इज इक्वल टू -c। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं दिस इज अपोजिट ऑफ एंगल ए, अपोजिट ऑफ एंगल ए। दूसरा क्या है, अपोजिट ऑफ एंगल बी। तीसरा क्या, अपोजिट ऑफ एंगल सी। तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, जस्ट अ रिकैप फॉर दिस, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। भाई सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ जी बच्चों, Yes, sir. वेरी गुड। सो लेट्स टेक अनदर फॉर्म, बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो मैंने तो बेसिक्स तो आपको सारे करवा दिए, एक एग्जांपल लिखते हैं, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो लास्ट क्लास में करवाई थी। लिखना बेटा, लेट इन अ ट्रायंगल, लेट इन अ ट्रायंगल ortho center is 3,4, ortho center is 3,4, centroid is 5,9, then find its circumcenter. If you remember the property, तो कोलिनियर होते हैं yes, ऑर्थो सेंटर और
Very good. And we know that the ratio between them. Yes. The property is that first thing that orthocenter, centroid and that circumcenter, they all are collinear. ठीक है ना? क्या प्रॉपर्टी थी? HGO, they are collinear, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई. ठीक है? Another thing is that G divides HO in the ratio 2:1 internally. G divides HO in the ratio 2:1 internally, internal section के थ्रू. इसी बात को बेटा मैं ऐसे ही बोल सकता हूं that O divides. बेटा अगर तुम बताओ ये 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं if this length is 3 and this length is obviously 1, right? This one is 3 and this one is 1, है ना? And this one is 2. ऐसे तो बोल ही सकता हूं. तो अगर मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं क्या इसके थ्रू ये बात बोल सकता हूं कि आपका O डिवाइड करता है HG को एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1, राइट? आई मीन दैट O डिवाइड्स HG in the ratio 3:1 externally. तो मतलब ये दोनों बातें दिमाग में होनी चाहिए. कभी भी हम किसी को यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट? समझ में आ रही सबको बातें? So we can write that thing, this HO, यहाँ पे HO is to OG. This value is equal to 3/1, but that is external division. ठीक है? यहाँ पे इंटरनल है तो वहां पे हम लोग लिख ही पा रहे हैं. अब मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा. वैसे क्या है? That is HG is to GO. This is equal to 2:1 and that division is internal division. तो इंटरनल जब भी लिखना हो तो उसके साथ में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली रेशियो लिख दो. बट एक्सटर्नल लिख रहे हो थोड़ा सा बता दो कि भाई एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है. तो एक्सटर्नल डिवीजन का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. यहां पे इसने h का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 3,4, राइट? और बेटा g का वैल्यू दिया हुआ वो कितना है? 5,9. तो मैंने एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा दिया. बोला सपोज ये अल्फा कॉमा बीटा. एक तो मैं काम ये वाला कर सकता हूँ कि दैट अल्फा सॉरी 5,9 जो कि आपके पास सेंट्रॉइड है, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से क्या बोल दूंगा? दिस इज 2 into अल्फा प्लस 3 दैट डिवाइडेड बाई 2 plus 1. और दूसरा क्या बात बोल दी बेटा? 2 into बीटा दिस प्लस 4 दैट डिवाइडेड बाई 2 plus 1. एक बात तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, इन दोनों के लिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, राइट? इन दोनों को इक्वल करते तो इक्वेशन क्या मिल गई? 2 plus 1 मतलब 3 आ गया. तो 15 is equal to 2 अल्फा प्लस 3 आ चुका है और यहाँ से मुझे कितना मिल गया? अल्फा इज इक्वल टू 6 मिल गया. एक कहानी तो ये हुई. एंड दूसरी बात 9 is equal to sorry 27 is equal to this is 2 beta plus 4 and that is this implies beta is equal to 23 divided by 2 आ गया. तो यहाँ से तो मुझे पॉइंट मिल ही गया अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू दिस इज 6,23 डिवाइडेड बाई 2. एक तरीका तो ये है. और दूसरा तरीका क्या है? मैं एक्सटर्नल डिवीजन डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ. मुझे इतनी कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं कर रहा. मैंने क्या लिखा? अल्फा कॉमा बीटा दिस इज इक्वल टू 3 into 5 दिस माइनस 1 into यस कितना बेटा? 3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 minus 1, है ना? सॉरी 3 minus 1. और दूसरा क्या आ गया अपने पास? दिस इज 3 into 9 दिस माइनस 1 into 4 एंड दैट डिवाइडेड बाई 3 minus 1. तो आप इजीली सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू मिल रही है. दिस इज इक्वल टू दैट इज. सर हम रेशियो से ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. हाँ जी बेटा, सर हम रेशियो से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ऑब्वियसली बेटा
हम जब एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लिखते थे यही तो लिखते थे m/n पे एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है तो बस बीच में माइनस का साइन लिख लो, है ना विवेक? यस ठीक है, तो ये आ गया 15 माइनस 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 6 और अगला कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इधर से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों चीजें पता हो कि भाई इंटरनली ऐसे डिवाइड करता है और एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड करता है, ये तो तुम वहां पे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? तो ये सब चीजें होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। So I say suppose let ABC be a triangle, या बेटा मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैंने तुम्हें पॉलीगन के लिए बताया था A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलता चला गया AN तक, ठीक है? बी अ पॉलीगन, पॉलीगन में स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, या कोई पेंटागन भी आ जाएगा, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, उन सबका एरिया अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जितने भी हैं दिस इज अ पॉलीगन सपोज, with vertices capital A1 x1 comma y1 capital A2 x2 comma y2। मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा इसे बिकॉज मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मैं जस्ट फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूं। दिस इज an, दिस इज xn comma yn and then the area of the this regular polygon, या सॉरी पॉलीगन, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, और अपन मॉड ले लेते हैं और बीच में एक एरे रखते हैं, ये बाहर वाला मॉड मैं अलग कलर से लिख देता हूं तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अंदर बेटा मैंने एक एरे बनाया, उस एरे में कैलकुलेशन कैसे करते हो लास्ट क्लास में समझाई भी थी, फिर दोबारा बताता हूँ। हाँ, तो ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दैट इज x3 y3, और ये कंटिन्यू करते चलेंगे अपन ऐसे ही, दिस इज xn yn, और ये क्या लिख लिया फिर से x1 y1, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई ऐसे, ठीक है? ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूं इस कलर से क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा बस, ठीक है? दिस इज स्टैंड फॉर पॉजिटिव साइन, और जो दूसरे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके आएंगे, राइट? तो ये ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नेगेटिव साइन का। अब तुम करते चलो, कितना आ रहा है, दिस इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, कितना आ जाएगा, x1 y2 माइनस x2 y1 पहला कॉम्बिनेशन, प्लस अगला कितना x2 y3 माइनस x3 y2, और ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे, लास्ट कितना आ गया xn y1 माइनस x1 yn, इट्स मॉड। दिस इज अवर एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना? मैं यहाँ ट्रायंगल हेडिंग हटा देता हूं बिकॉज मैंने तो सबके लिए रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज एरिया फॉर पॉलीगन, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर पे, जैसे सपोज मुझे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बेटा, देख लो तुम पहले, फिर लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा with if area of triangle with vertices 2, 1, 3, 1 and lambda plus 1 is 20 square unit। यस बेटा, तो जल्दी सॉल्व कीजिए। अब अपन सॉल्यूशन निकालते हुए फिर से वही एरे बना लेंगे जो सिखाया था आपको, ठीक है? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है भाई 20, ठीक है? कितना आ गया 1/2 टाइम्स
मॉड में लिखना है वैल्यू को, और यहाँ पे अंदर इसके वो एरे रख लो। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीन तो वर्टिसेस हो गई, और यहाँ पे फिर से क्या लिख लिया, x1 y1। ठीक है, जिससे भी शुरू कर रहे हो आप। तो आपने बोला कि सर हम शुरू कर रहे हैं जो पहले वाला है, तो किसी भी ऑर्डर में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने मॉड लिया है बाहर से। तो मॉड के अंदर क्या वैल्यू आ गई, पहला पॉइंट आ गया 2,1, अगला आ गया 3,1, अगला आ गया लैम्डा, लैम्डा प्लस 1, और लास्ट वाला जो है हमने फिर से ले लिया 2,1। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे ना ये मॉड लगाते नहीं है, मॉड नहीं लगाते तो फिर क्वेश्चन का आंसर गलत आता है। Right, area is always positive, but the value of lambda may be positive or negative. We can't say anything about this. So if I remove that mod और ये 2 का मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये मिल गया +-40 मॉड हटाने के बाद। ठीक है, और इधर कितना मुझे मिल गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना है, +-40 इधर कर दिया, और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया बेटा, 2 - 3। मॉड हटा ही चुका हूं, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस कितना आ गया, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस अगला कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। अब इनको कैलकुलेट कर लो। देखो, इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा मतलब लैम्डा ही मिल गया जस्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज इधर 40 और -40। दिस इज योर आंसर। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है बेटा जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अलावा अपन और देखते हैं। अब मतलब फॉर्मली अब शुरू कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को। अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बट ये इनफ है, सफिशिएंट है यहाँ तक। इसके आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन होती क्या है, मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी दो पॉइंट निकाल लें जिनसे उनसे पास होने वाली लाइन आप इजीली निकाल सकते हो, मतलब 2 पॉइंट मस्ट बी नीडेड फॉर ए स्ट्रेट लाइन, मतलब वो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसे फिर कंटिन्यू कर दिया, तो मुझे क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दिस पॉइंट इज सपोज A which is x1 y1 and this point is suppose B which is x2 y2, राइट। तो पहला पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन के लिए वो क्या, कि 2 पॉइंट नीडेड, 2 पॉइंट नीडेड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। बट तुम बोल रहे हो सर 2 पॉइंट नीडेड, आपने बोला 2 पॉइंट से तो एक सर्कल भी पास कर सकता है, मतलब यहां से एक सर्कल भी पास कर सकता है ऐसे, है ना, और एक हाइपरबोला भी पास कर सकता है। किसी ने अगर पढ़ा हो तो हाइपरबोला के बारे में, तो वो भी पास कर सकता है ऐसे, है ना। और इसके अलावा किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर एलिप्स भी पास कर सकता है और पैराबोला भी पास कर सकता है। नहीं, पास कर सकता है, बट जो इनकी शेप है बेटा वो प्रॉपर शेप नहीं पता चलेगी मुझे, सिर्फ 2 पॉइंट। उनके लिए मुझे, हाँ, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ और कंडीशंस की जरूरत और पड़ेगी, तो इसकी प्रॉपर शेप जो है ना, प्रॉपर शेप डिफाइन नहीं कर सकता। बात सब लोग समझ रहे हो मेरी, तो इसकी प्रॉपर शेप तो मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन मैं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, हर एक लाइन को निकाल सकता, कैसी भी लाइन। बट 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटली मेनी सर्कल व्हिच आर पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ दिस सर्कल, इसी के अलावा मैं ये वाला सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकता बेटा, इन्फिनिटली मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकता। तो एक, लेकिन 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी, इसलिए बोला 2 पॉइंट नीडेड। पहली कहानी, राइट बच्चों, समझ में आई कहानी। और सपोज अब बढ़ते हैं आगे
कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, सपोज ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xy दिस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बोलोगे स्ट्रेट लाइन है? यहां तो बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आनी नहीं चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएंगे तो या तो सर्कल बन सकता है, एलिप्स बन सकता है, पैराबोला बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है। पैराबोला के तो ग्राफ भी हमने पहले देखे थे एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना? तो स्ट्रेट लाइन तो जनरेट नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट जो अपने पास आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन, या यू में से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is linear equation of x and y. Linear equation of x and y, right? Linear equation of x and y कहने का मतलब क्या हुआ? This is combination of, जो लीनियर वर्ड है ना, मैं उस वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल and constants only, right? क्या क्या बातें बोली? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट ओनली। एक्स इज, आप जानते हो कि जो लेंथ एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और वाई क्या, जो लेंथ वाई एक्सिस पे चल रहा है। तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, दे कैन टेक एनी वैल्यू इन रियल लाइफ, right? But these constants are fixed constant. Then this equation represents the equation of straight line, right? तो एक तरीका ये हुआ। और कुछ बोला जा सकता है? अब अगली बात करते हैं, इसमें जो जो डिफरेंट पॉइंट आते हैं, वो अगला पॉइंट आ गया क्या? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड देन आई विल डिस्कस इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? हाँ, वो बात में बता। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप होता क्या है बेटा? इसे थोड़ा प्रॉपर्ली समझना। सपोज आई ड्रॉ दैट coordinate axis, this is x axis and y axis, right? And I draw that line, suppose this line, ठीक है? This angle is suppose theta, तो theta जो है बेटा, this is angle of inclination या बोल सकते हो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तुम देख रहे हो ना, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन, किससे एंगल ले रहे हैं अपन? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। तो एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज थीटा, एंड tan of that theta, this is our slope of the straight line, right? अब कुछ कुछ कहानियां बन सकती है, जैसे अगर सपोज कोई बोले कि भाई ये लाइन जो हो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, मतलब ये मैं एज ए नोट लिख देता हूं यहाँ पे, इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0, है ना? तो कितना एंगल होगा बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ में 0 हो जाएगा, और tan 0 कितना होता है? 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगी। और नोट 2 लिख दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहने का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होगी ना, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होगा बेटा? उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप हमेशा 0 होगा। अगली बात बोला कि इफ स्ट्रेट लाइन इज perpendicular to y axis, मतलब कैसी है? वर्टिकल लाइन हो, तो वर्टिकल लाइन हो तो क्या बोलोगे? दिस m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, या स्लोप इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? बिकॉज द एंगल बिकम्स 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री तो डिफाइंड नहीं होता,
ठीक है ना, अनडिफाइंड लिखना चाहिए। और मैं कभी प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि जीरो वो पाई बाय 2 से पहले 10 का ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है और पाई बाय 2 के बाद 10 का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है ना। तो वहां पे अनडिफाइंड वैल्यू है, दिस इज नॉट प्रॉपर प्लस इन्फिनिटी और नेदर माइनस इन्फिनिटी। वैसे भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो वी राइट दिस वैल्यू इज अनडिफाइंड, right? Because here the angle is equal to pi by 2 and 10 pi by 2 is not different. ये तो बेसिक चीजें हो गई। और भी कुछ देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है बेटा। अगर मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें गौर से दिखाऊं तो तुम यहाँ पे इजीली ये देख सकते हो कि मैंने ये ड्रॉ किया, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी इस पे, दिस इज, ठीक है। इसका स्लोप तो कितना है, नॉट डिफाइंड। और जो भी लाइन मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा, मतलब यहां पे रखूंगा, इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा, टेन थीटा होगा। लेकिन एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो टेन एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। राइट बच्चों। और अगर मैं लाइन सपोज यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये एंगल अपने पास थीटा मिल रहा है और ये थीटा कैसा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टेन हमेशा नेगेटिव होता है। राइट, समझ में आ रही कहानी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। लाइन की लोकेशन देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते बेटा आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, कि अगर सपोज मुझे दो पॉइंट्स दिए हुए हों, ठीक है, पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप, यू मे से दिस थिंग, नोट नंबर 3 लिख लो इसे, पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। स्लोप को बेटा कई जगह जो फिजिक्स में तुम पढ़ते थे उसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ये वर्ड यूज हो ना तो तुम ध्यान रखना, ग्रेडियंट मींस स्लोप। So if we have a straight line which is passes through two particular points, this is x-axis, y-axis, and here origin suppose, and this is a straight line. That straight line passes through two points. This point is A and this point is B. Suppose A point has coordinates x1, comma y1, and B point has coordinates suppose x2, comma y2. Right? So जो A point के corresponding अगर मैं ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता हूँ एक बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज सपोज यू मे टेक एनी पॉइंट, सपोज एम ले लिया और एन ले लिया। तो तुम्हें पता चल रहा होगा बेटा, यहाँ दो ट्रायंगल मुझे मिल गए। दिस इज एंगल थीटा जो कि स्लोप ऑफ द लाइन है। देन ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। वैसे भी वो लाइन जो है मेरे पास वो सेम ही लाइन तो है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से पहले लाइन के साथ मैं एंगल ढूंढ रहा हूँ, तो थीटा ही मुझे एंगल मिल गया। अब ये थीटा एंगल मिला और ये लेंथ मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ मुझे मिल रही है, ये वाली लेंथ मिल रही है y2 माइनस y1, राइट। और ये वाली लेंथ जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, x2 माइनस x1, दिस लेंथ। तो टेन थीटा होता क्या है भाई, इस वाले साइड इस वाले पॉइंट को सपोज c मान लिया जाए तो स्लोप क्या मिल गया, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू bc अपॉन ac, and this is equal to m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So that is slope for two given point. अगर लाइन दो गिवन पॉइंट से पास करें, इसलिए मैंने बोला दो पॉइंट आर नीडेड, टू पॉइंट आर नीडेड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। बस उसके अलावा कुछ की भी जरूरत नहीं, मतलब स्लोप भी निकाल लेंगे अपन अगर पॉइंट पता चल गया, ठीक है। तो ये आया बेटा पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप। आई थिंक समझ में आई यहां तक कहानी। स्लोप के ऊपर हम पूरा काम कर चुके हैं, अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। वी विल डिफाइन इंटरसेप्ट्स। नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो बेटा दो चीजें,
जैसे सपोज मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई, ठीक है, यहां पे एक लाइन ले ली, दिस लाइन इज सपोज एल, एल से डिनोट कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे आया ना, तो ये पॉइंट सपोज मुझे मिला अल्फा कॉमा 0, ठीक है, और ये पॉइंट सपोज मुझे मिला 0 कॉमा बीटा। तो मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट का डेफिनेशन दे रहा हूं, क्या होता है बेटा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डेफिनेशन सही से समझना, बोलते हैं लोग क्या कि ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की लेंथ, लेंथ नहीं होता इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये वाला कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा, कई लोग सिर्फ लेंथ लेके छोड़ देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल with x axis is x intercept, is x intercept, ठीक है। एंड y intercept की सेम डेफिनेशन सिमिलरली, तो y intercept क्या होता है, दिस इज x, सॉरी y coordinate of point of intersection of straight line capital L with y axis, this is y intercept, राइट बेटा, समझ में आया। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी। जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दूं, मैंने सपोज दो ग्राफ ड्रॉ कर लिए, पहले चलो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक तो दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक और फिगर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिस इज, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिस इज, राइट, ठीक है। अब जो ये पहली लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस लाइन के लिए सपोज यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3,0 और यहाँ पे मिल रहा है 0,4, और इस लाइन के लिए सपोज यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है 0,-3 एंड दिस इज 0,-4,0। तो इस वाली लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट कितना मिल गया, फर्स्ट केस में एक्स इंटरसेप्ट दिस इज 3, वाई इंटरसेप्ट दिस इज 4। यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू -3 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या मिल चुका है बेटा, दिस इज -4। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज, ठीक है। अगर मैं ये थोड़ा पॉइंट चेंज करके ऐसे लिख दूं कि मतलब मैंने इस वाले पॉइंट को ले लिया -3 और इस वाले पॉइंट को ले लिया सपोज -4, तो यहाँ पे -3 ही आ रहा है और ये -4 ही आ रहा है, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट तो हैं, लेकिन इनकी लेंथ सेम है, ठीक है ना। इन दोनों केसेस में लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सेम, राइट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। तो लेंथ सेम है बट वो इक्वल नहीं है। अब इन दोनों केसेस की अलग अलग कहानियां ले लेते हैं कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल और ले लूं ऐसे, मतलब बेटा ये ले लिया कि लाइन जो है अपनी ओरिजिन से पास कर रही है ऐसे, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों कितने हो गए, 0 हो गए, राइट। समझ में आ रही ना कहानी, बहुत बेसिक सी चीज है अगर ओरिजिन से पास करती है। बट इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then what is x intercept? And when the line is parallel to y axis, then what is the y intercept? ये वाला पॉइंट
0,3 है सपोज, और ये वाला पॉइंट 3,0 है सपोज, then what can you say for this example? What is x-intercept and what is y-intercept? No. For the second one, बताओ बच्चों, x-intercept कितना? You may say this is infinity. We know that two parallel lines meets at infinity. जहां पे ये लाइन x एक्सिस पे मीट करेगी वहीं पे तो इंटरसेप्ट मिलेगा. तो टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी. तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट कितना होगा, इंफिनिटी होगा. और y इंटरसेप्ट तो तुम्हें दिख रहा है बच्चों, कितना मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 3, जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है, राइट. अब अगली बात, सिमिलरली अगले वाले केस में कर दिया जाए तो x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3, बट y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बच्चों, इंफिनिटी, राइट. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बीच बीच में यूज हो जाता है कि बोलता है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू दिस एक्सिस ऑफ x, तो उस वाले केस में डायरेक्टली क्या ले लो, x इंटरसेप्ट को इंफिनिटी ले लो. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम देखोगे, मतलब वहां पे वो इस टाइप की फॉर्म बनती है, x upon a plus y upon b is equal to 1. So if I say the line is parallel to x axis, then obviously x intercept is infinity. That means this a is infinity. If this a is infinity, then what happen? We get just y equal to b. So we have a constant line which is parallel to x axis. कितना इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है ना, तो इजीली देखा जा सकता है. ये इंटरसेप्ट का कमाल था. हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है. वो क्या आता है कि सपोज मैं बोलता हूं कि इक्वल इंटरसेप्ट है. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल इंटरसेप्ट. अब इक्वल इंटरसेप्ट दो केसेस पे हो सकते हैं. एक तो ये कि यहां पे और यहां पे ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया सपोज अल्फा कॉमा 0, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी कितना हो गया, 0 कॉमा अल्फा. एक तो ये केस मिल गया, राइट. दूसरी बात, दूसरी कहानी सिर्फ ये हो सकती है इक्वल इंटरसेप्ट के लिए. आई एम नॉट सेइंग इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट, मैं क्या कह रहा हूं, इक्वल इंटरसेप्ट. तो दूसरी कहानी ये बन सकती है कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए, मतलब ये कितना आ जाए माइनस, ये अल्फा वगैरह तुम्हें परेशान कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 303 लिख लेते हैं, है ना. ये ले लिया -2 0 और सॉरी 0 कॉमा -2, और ये ले लिया बेटा -2 0. तो तुम अगर यहां देखो तो यहां पे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है, और इस सेकंड वाले केस में भी x इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है ना. ये दो चीजें मुझे मिल रही हैं. अब एक काम देखो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बोथ ऑफ द केसेस फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ये दोनों के दोनों लेंथ सेम है, देन ऑब्वियसली वी कैन से कि ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा. वो तो तुम सोच सकते हो ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 3, then tan theta is equal to y upon x, then obviously tan theta equal to 1. So if tan theta equal to 1, then theta is equal to 45 degree. ये वाला एंगल 45 डिग्री, बट इसका स्लोप 45 नहीं है. What is its slope? Now this is 135. 135 sir. Very good. This is 135 डिग्री, है ना. जो एंगल अगर 135 डिग्री आया तो यहाँ पे स्लोप कितना मिलेगा, द स्लोप इज इक्वल टू -1, राइट. समझ में आ रही कहानी. और अगर सपोज मैं इस वाली इक्वेशन में बोलता हूं तो भी बेटा मुझे ये एंगल, तुम इस एंगल को निकाल सकते हो, ये 45 डिग्री इजीली. तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना आ गया, 135 डिग्री. तो यहां भी अगर गौर से देखो तो स्लोप कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है. तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऐसी मिल गई, नोट एज ए नोट लिख लेते हैं. इफ a straight line has equal intercept then its slope is equal to minus, right. तो हम इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई किया करेंगे जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के पास
इक्वल इंटरसेप्ट आ जाए तो क्या बोलोगे, उसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। बट अगर मैं बोल दूं बेटा नोट 2, इफ फॉर अ स्ट्रेट लाइन the length of intercept is same, then what is its slope? Then its slope will be either 1 or -1. तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना सर, -1 कैसे हो गया। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो जैसे सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया बेटा, हाँ ऐसे लेते हैं, और लाइन ये ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन, ठीक है। अब तुम देख रहे हो इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट है, देन ऑब्वियसली दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज 0,4, then obviously this point is -4,0, because length of intercepts are same, मतलब this length is 4 as well as this length is 4, जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये लेंथ भी 4 मुझे मिल रही है और ये लेंथ भी 4 मुझे, जब ये दोनों 4 हो गए तो मुझे ये दिख गया एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो स्लोप कितना मिल गया इस केस में, स्लोप इज इक्वल टू दिस इज +1 10 45 डिग्री, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट कितना मिला था, दिस इज इक्वल टू 4, वाई इंटरसेप्ट क्या मिला था, सॉरी -4, और वाई इंटरसेप्ट क्या मिला था, वो मिला था 4। तो अगर मैं मॉड ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मतलब लेंथ निकालने के लिए मॉड लेना होता है, तुम्हें पता है सबको, मॉड ऑफ वाई इंटरसेप्ट करता हूं तो दोनों की दोनों वैल्यूज कितनी है, 4 है, राइट। तो बेटा अगर तुम्हारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अपोजिट साइन के साथ में हो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए स्लोप कितना होगा, -1 होगा, सॉरी +1 होगा। और अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल हो जाए तो डायरेक्टली बोलोगे स्लोप कितना होगा, -1 होगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो मैंने स्लोप बता दिया तुम्हें, इंटरसेप्ट्स बता दिया तुम्हें, और सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी इनके बीच में हो सकती है वो देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टार्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट सब में यही चीज चलनी है जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, देखना। The first one is general form of line. General form of straight line. The general form of straight line is in the form of capital AX plus capital BY plus capital C. This is equal to C. मैंने बोला था ना कि लीनियर इक्वेशन होती है and that is combination of X, Y and constants. Right बच्चों? And this A and B both not simultaneously 0. Obviously you know this thing. If A and B both simultaneously 0, then C is equal to 0, which is not possible. Rather than if you say C is equal to 0, then 0 equal to 0, ठीक है ना, कुछ भी चीजें हमें पता नहीं चल पा रही। तो स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों A और B कोएफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली 0 नहीं होते, राइट। अब इस बात को देखते हुए देखो कुछ प्रॉपर फॉर्म्स भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर हम स्ट्रेट लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट की बात करें इस लाइन के लिए तो कितना मिल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। अपन बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, हाँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करोगे, y को 0 कर दोगे, ठीक है। और फॉर y इंटरसेप्ट क्या करोगे, x को 0 कर दोगे, राइट। तो जब हम लोग x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, -c/a, और y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो कितना मिल जाएगा, दिस इज -c/b,
राइट, ये इक्वेशन अपने पास बन गई। समझ में आ रही है बातें? तो दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हम ये सब काम कर रहे हैं। अब अगली बात पे चलते हैं, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इस लाइन को मैं यूज भी करता रहूंगा आगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। Okay, so suppose this is our coordinate axis, y axis, and that is a line. ठीक है, मैंने ऐसी लाइन ले ली, या बेटा आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जैसा था वैसे ही सही है। ये एंगल थीटा है, तो स्लोप तो कितना आ रहा है मेरे पास, tan थीटा। और ये जो है हमारे पास, दिस इज 0, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज 0, C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया, दिस इज C, राइट। तो जो इक्वेशन हो जाएगी, मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये मुझे थीटा मिल रहा है, देन ऑब्वियसली दिस वाला, ये वाला एंगल मुझे कितना मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा मिल जाएगा। अब मतलब बहुत इजीली सोच सकते हो, ठीक है ना। और इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, जो भी पॉइंट आप पिक करना चाहते हो, ठीक है ना, उसके थ्रू मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझ में आ रही है बात है सबको? हाँ जी बच्चों बताना, ये बात क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। तो हम इस तरीके से लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो डिफाइन कर सकते हो पॉइंट, और उसके थ्रू इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, उस ट्रायंगल के थ्रू वैल्यूज निकाल लो। मतलब यहाँ पे ले लो कौन सा पॉइंट x, y, ठीक है, या सिर्फ इतना ही देख लो, आप तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सपोज मैं ऐसे लाइन लिख लेता हूँ, तो मैं अगर प्रॉपर प्रूफ भी चाहिए इसका, मैं इसको फिगर को थोड़ा चेंज करके ऐसी एक फिगर बना लेता हूँ, दिस इज y एक्सिस, दैट इज सम पॉइंट 0, C, क्योंकि अभी तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं यार, फील भी होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट लिया x, y, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की c है ना, 0, C, तो ऑब्वियसली ये वाली कितनी हो गई, y माइनस c हो गई। ठीक है, और ये वाली लेंथ तो तुम्हें पता ही है, ये x आ रही है। ठीक है, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो स्लोप तो कितना होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल भी लो, so m is equal to tan theta, and tan theta is equal to, for this triangle, y minus c upon x. So this implies that is mx is equal to y minus c, and that implies that y is equal to mx plus c. ठीक है, this point is 0, C, तो c क्या है आपका, y इंटरसेप्ट, और m क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका भी मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ, ये ए पार्ट करके लिख लो। बी पार्ट लिख लो कि अगर सपोज मुझे एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखना है, वैसे मैं अधिकतर इसी को यूज करूंगा, ऑलवेज यूज दिस। बस अल्टरनेट इक्वेशन लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट इक्वेशन मतलब मैंने कहा कि इस काम को उल्टा करो यार, एक्स इंटरसेप्ट की फॉर्म में करो। मतलब ये लाइन थी सपोज, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट है सपोज कितना, D, 0। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, रैंडम पॉइंट पिक कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, डी आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना है, डी, और स्लोप तो बेटा मैं वही मान रहा हूँ, m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? बेटा डी कोऑर्डिनेट है, डी मे बी नेगेटिव, डी इज अ रियल नंबर, है ना, तो उसमें माइनस डी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वैसे जस्ट डी लिख लो। डी इज इंटरसेप्ट, हो सकता है यहाँ पे लाइन आ जाए, तो डिपेंड कैसे करना है ना। तो हमने जब यहाँ पे देखा, तो यहाँ वाला पॉइंट सपोज मुझे मिल रहा है कितना, दिस पॉइंट इज x, y, देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, x, 0, x एक्सिस पे, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों ये वाला एंगल तो थीटा है मेरे पास,
तो मुझे सीधे सीधे m इक्वल टू टेन थीटा कितना मिल गया, जल्दी से बोलो। ये वाली लेंथ तो मुझे मिल चुकी है कितनी, x माइनस टी बच्चों, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये वाली लेंथ कितनी मुझे मिल गई, ये मुझे मिल चुकी है y। तो मैं क्या कर दूं इसे, y अपॉन x माइनस टी। तो क्या इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस टी। तो ये जो इक्वेशन बनी ये किसकी फॉर्म में बनी, x इंटरसेप्ट की फॉर्म में बनी। ऊपर वाली जो लिखी थी वो किसकी फॉर्म में बनी थी, y इंटरसेप्ट की फॉर्म में बनी। तो अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है सारी बातें यहाँ तक? अरे भाई हाँ या ना कुछ बोला करो। यस वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। तो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने देखी। एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आ चुका है, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। थर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइन। अच्छा हाँ, इतना काम करने के बाद ना एक बार जब फिर से जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, वहां से अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब सीख ही चुके हैं तो हम उस फॉर्म में से लिख सकते हैं ना इस लाइन को। क्या थी इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन थी बेटा ax प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी दिस इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x इंटरसेप्ट तो हम लोग लिख ही चुके थे। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया शायद, नहीं ठीक है। और ये c अपॉन बी आ रहा है। भाई साहब x इंटरसेप्ट थोड़ा गलत लिखा था शायद, माइनस सी अपॉन ए आ रहा है। y इंटरसेप्ट ठीक है, बिल्कुल y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था। और ये वाला वैल्यू क्या होता था बेटा, स्लोप होता था। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में मैं देख रहा हूं इसे, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो, है ना। तो जो स्लोप मुझे मिल रहा है वो याद रखना है हमेशा, इस टाइप की इक्वेशन के लिए स्लोप हमेशा कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन देखते ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं किसकी फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ए अपॉन बी, वाई इंटरसेप्ट तो माइनस सी अपॉन बी हम लोग निकाल ही चुके थे। अब बढ़ते हैं आगे फिर से, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। So if this is xy axis and we have a straight line which passes through two particular points, this point is capital A x1 comma y1 and that point is capital B x2 comma y2, right? इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है। यहाँ मैंने फिर से वही काम कर दिया जो इससे पहले कर रहा था। ठीक है, और बेटा एक काम किया, और वो काम क्या किया कि एक रैंडम पॉइंट यहां पे पिक कर लिया, दिस पॉइंट इज सी सपोज, दैट पॉइंट इज सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर सपोज, मैं ले लेता हूं एक्स कॉमा वाई जो कि वेरिएबल पॉइंट है, राइट। सी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अब जरा गौर से देखना, फिर एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, x2 माइनस x1, है ना। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या मिल रही है, y2 माइनस y1। राइट, बट अगर मैं बेटा यहां से लेके यहां तक ये दोनों लेंथ देखता हूं, कौन कौन सी लेंथ, एक तो ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ। ये दोनों लेंथ मुझे क्या क्या मिल रही है, ये तो मुझे मिल गई y माइनस y1 और ये वाली लेंथ मुझे क्या मिल गई, x माइनस x1। एंड दिस एंगल इज थीटा विच इज फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। ये पॉइंट ए सी बी तो ले चुके हैं, इसे मान लो d, इसे मान लो e। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ई, या ऐसे लिख लो बेटा बी ए ई, easily we may write that tan theta is equal to, this is y2 minus y1 upon
x2 माइनस x1, राइट। और फिर से मैंने दूसरा काम क्या कर दिया, इन ट्रायंगल बी सॉरी CAD, सर x2 माइनस x1। हाँ x2 माइनस x1 इन ट्रायंगल CAD, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा y tan थीटा इज इक्वल टू, जो कि स्लोप है अपना और कुछ नहीं, दिस इज इक्वल टू x y माइनस y1 एंड दैट डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो दोनों स्लोप तो सेम ही है भाई, लाइन तो एक ही है, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through two points capital A x1 comma y1 and capital B x2 comma y2। मैं बेटा बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, तुम्हें जिंदगी भर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी तक जितने चैप्टर पढ़ रहे हो सब में यही कहानी चल रही है, तो लेकिन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी हम बोर भी होते हैं इन चीजों पे, लेकिन अच्छा है कि आप बहुत बेसिक से सीखो, और एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही होती है। आज अभी मैं देखता हूँ क्या होता है ना कि दो चीजों की कमी हो चुकी है हमारे, खासकर इस डेमोग्राफी में जिसमें हम लोग रहते हैं। इस डेमोग्राफी में बच्चों के अंदर दो चीजों की कमी है, एक तो वो सुनना नहीं चाहते, दूसरा वो पढ़ना नहीं चाहते, दे विल स्टार्ट देयर यूट्यूब चैनल, ठीक है, दूसरा वो पढ़ना नहीं चाहते। और बेटा कंपटीशन निकालने के लिए यही दोनों चीजें चाहिए, एक तो आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी कहानी क्या, यूट्यूब चैनल मत खोलो, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है कि आपको बेटा पढ़ने की आदत होनी चाहिए, मतलब आप बुक पढ़ो यार, हार्ड कवर वाली बुक कितनी अच्छी लगती नहीं लगती, और नॉवेल्स तो खूब पढ़ते हो तुम लोग। अब जैसे नॉवल पढ़ने में इंटरेस्ट आता है यार, वो वाला इंटरेस्ट जब बुक में, अपनी बुक में ना, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इन बुक्स में क्रिएट होने लग गया, तो फिर मजा आना शुरू होता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए यही दोनों चीजें सफिशिएंट होती है, और मैं तो हर बार बच्चों से बोलता हूँ भाई 100% रिजल्ट निकलेगा, उसमें से 5-6 बच्चे फॉलो करते हैं, उनका निकल भी जाता है। और जो बोलते हैं यार, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, रोज टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, वैसे सर भी लगे पड़े हैं, छोड़ो ना, क्या करना है, सर की और बातें तो मानते ही हम लोग, इस बात को नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है बेटा, और बातें मानना या ना मानना अलग चीज है, बट ये वाली बात माननी जरूरी है। क्या, एक तो सुनने की आदत, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। तुमने, हम कई बार देखा होगा, तुम न्यूज चैनल्स में डिबेट्स देखते हो, आजकल की डिबेट्स में और आज से 10 साल पहले की डिबेट्स में बहुत बड़ा अंतर था। आजकल की डिबेट में जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ते नहीं है, तो वैसे ही लोग आपस में लड़ते हैं, आपको बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं लगती और आप चैनल चेंज कर देते हो। उन डिबेट जो आजकल की न्यूज चैनल में आती है ना, वो उन लोगों को पसंद आती है जिनको कलर्स चैनल में हो गया या GTV में हो गया, ठीक है, या स्टार प्लस में हो गया, सीरियल्स पसंद आते हैं, उन्हीं लोगों को डिबेट पसंद आती है, अदरवाइज डिबेट में कुछ रह नहीं गया, ठीक है। बट आप उसी मोमेंट पे अगर कभी पढ़ना चाहो तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ना, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज उससे कई सारी चीजें निकल के आती हैं। तो अगर हमारी क्लास भी ऐसी हो जाए जिसमें सब बोलते रह रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा, तो सोचो कुछ होगा नहीं। तो वही चीज ना हमेशा ध्यान रखना, एक तो सुनना है बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग बहुत गौर से सुनते हो बातों को, बट उसके साथ क्या, अगली चीज पढ़ना। आपको बुक्स प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, आपके पास नोट्स आए, बन जा रहे हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, उनको लिखो, सजा के लिखो, पढ़ो, फिर उसके बाद कोई भी दुनिया का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं जो नहीं निकलता है। मैंने बेटा, क्या हुआ कि 2007 में अपना नेट का एग्जाम दिया, 2007 में मेरी MSc हुई IIT रुड़की से। अब MSc हो गई, मुझे नेट का पेपर देना था जिससे मुझे PhD में एडमिशन मिले। नेट का एग्जाम होता है, तुम्हें शायद नहीं भी पता होगा, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसे, एंड दिस एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, और उसके अलावा आप PhD में एडमिशन भी ले सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, इसका स्टाइपेंड जो है वो 30,000 के अराउंड है।
तो वो वाला एग्जाम था। मैंने उस वक्त तो बड़े इत्मीनान से वो एग्जाम दिया था क्योंकि मैं पढ़ा भी था और सब चीजें थी। ठीक है, एग्जाम दिया, निकल गया। बट जैसे ही मैंने मास्टर्स में एग्जाम दिया, मेरा प्लेसमेंट हो गया। पाई एजुकेशन एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, उसमें जो IIT जेईई की प्रिपरेशन करते थे, वहां पे हो गया। और मुझे भाई कोई पास आउट हो रहा है और 2007 में सोचो कोई तुम्हें 8 लाख का पैकेज पकड़ा रहा है तो किसको बुरा लगता है। 2007 में 8 लाख बहुत होते थे, मतलब आज के 16 लाख मान लो। तो 16 लाख का पैकेज अगर आज के दिन किसी को मिले तो बोले यार क्या पढ़ना है, क्या PhD करना है, कुछ नहीं है ना। तो बेटा हम उस वक्त बच्चे ही थे, मेरे दिल में था कि मैं PhD करूंगा, बट मुझे लगता है पार्ट टाइम PhD कर लूंगा, बट यार बढ़िया एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है, मैं जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ। 1 साल पूरा पढ़ा है IIT जेईई, दूसरे साल फिर पढ़ा है IIT जेईई, फिर लेकिन मुझे लगा कि यार अब तो ये नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके साथ, तो बाहर की पढ़ाई में कर ही नहीं पा रहा हूँ आगे की। तो फिर मैंने वो छोड़ा। बट छोड़ने से पहले मैंने PhD के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला आपका जो सर्टिफिकेट है, आपकी एलिजिबिलिटी तो लाइफ टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन बेटा उन्होंने मुझसे बोला PhD के लिए सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी होती है आपके सर्टिफिकेट की, वो खत्म हो गई। तो मैंने उस वक्त जब वो छोड़ा तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, 6 महीने बाद फिर दोबारा निकालेंगे। तो डेडिकेशन ये होता है। मैंने जब पहली बार सुना था ना अपने प्रोफेसर से, तो मैंने ऐसे सुना था कि वो मेरे दिलो दिमाग के अंदर रह गया था, मतलब उसके बाद कभी बाहर गया ही नहीं। और किताबें ऐसे पढ़ी थी कि बस मुझे एक ब्रशअप की जरूरत पड़ती थी, मैं सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ लूँ ना, इनफ था मेरे लिए किसी भी एग्जाम के लिए, उस लेवल के। अब सोचो तुम नेट के एग्जाम में 11-12 भी पूछता है, ग्रेजुएशन भी पूछता है, मास्टर्स भी पूछता है, मतलब सारी क्लासेस का यूज होता है। 7 साल हो गए बच्चों, देखो 7 इयर्स हो गए ना, 7 इयर्स का कोर्स एक साथ ही पूछा जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि 10 से 12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 600 बच्चों को उठाते हैं सिर्फ नेट के लिए। आपके पास तो IIT में सीट्स बहुत ज्यादा हैं, किसी का IIT नहीं हुआ तो NIT हो जाएगा, और NIT भी नहीं हुआ तो बतेरे प्राइवेट कॉलेजेस पड़े हुए हैं जो अच्छे हैं, है ना। वो ऑप्शंस है, लेकिन उसमें कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसमें बोला भैया 600 लोग उठाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिसको आना है वो आ सकता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने उस जब वो पाई छोड़ा उसके बाद मैंने अपना कोचिंग शुरू किया नेट का। और जो अपना कोचिंग नेट का शुरू किया उसमें हम 2-3 लोग थे जिन लोगों ने शुरू किया था। तो मैं बेटा उसके पर्चे भी बंटवाने थे कोचिंग के, अपनी कोचिंग के नेट के एग्जाम देते वक्त। जिस सेंटर में मेरा एग्जाम था मैंने बोला भैया सेंटर के पर्चे मैं बंटवा दूंगा, मतलब मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा पर्चे बांटते वक्त वहां पे, तुम चिंता मत करो। तो और सेंटर्स के लिए तो भेज दिया। तो मैंने उस सेंटर में जब एग्जाम देने के लिए गया तो मैंने 1.5 आवर में एग्जाम छोड़ दिया था अपना। 3 आवर्स का होता है ना एग्जाम, तो 1.5 आवर में एग्जाम छोड़ दिया। और मेरी लाइफ टाइम की अचीवमेंट रैंक आई 27th रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, तो 1.5 आवर में। तो आपको क्या लगता है कि 3 घंटे बैठ के नंबर आते हैं एग्जाम में? वो 1.5 आवर में आ जाते हैं बच्चों, जितने आने हैं। पेपर देने का तरीका ये होता है कि भाई आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आपने समझा है चीजों को बहुत अच्छे से, आपने फील की है, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। मुझे तो ये लगता था जब मैं खुद एग्जाम देता था कि भाई पेपर देखा है सामने, ये क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में आ गया, क्वेश्चन देखते ही पैटर्न ध्यान में आ गया, बस वो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। 3 फेज में पेपर सॉल्व किया जाता है। कैसे कि फर्स्ट 5 मिनट्स में, 5 to 10 मिनट्स में, जितना भी टाइम आप लेना चाहो, मैं तो बोलूंगा 5 मिनट सफिशिएंट होता है। पेपर रीड कर लो, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेक्शन से बना सकता हो, रिव्यू पे डालते रहो डालते रहो। आपके पास होता है एक ऑप्शन वहां पे पेपर में, क्लिक मार्क एज ए रिव्यू, ठीक है, तो उसे मार्क कर दिया। दोबारा देखेंगे सारे पेपर को ऐसे सॉल्व ऐसे चेक कर लो। तो 5 से 10 मिनट का काम ये हुआ। उसके बाद आओ, आप तो चेक कर चुके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं बढ़िया से, तो पहले 1 घंटे में वही कर लो ना जो आते हैं ना बच्चों, उसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। जो नहीं आते ना उसमें हम 3 घंटे से ऊपर भी लगा ले तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर सिर मारने के लिए वक्त तो होता है ना।
आपका टाइम कितना गया अभी तक मेरी बातों को सुनते हुए? 1 आवर 10 मिनट्स। कितना टाइम बचा हुआ है? 1 आवर 50 मिनट्स। तो 1 आवर 50 मिनट्स का जो टाइम मुझे मिल रहा है वो बहुत इनफ है पूरे रिमेनिंग पेपर को करने के लिए। उसमें से आप मरे से मरे 10 से 12 क्वेश्चन और निकाल लोगे, बस सफिशिएंट है। पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो, देख लो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। कई बार हम बबल मार्क कर देते हैं कि भैया ये वाला सही ऑप्शन हो गया, बट कहीं पे 4 भी होता है और 1/4 भी होता है। तो हम ऐसी बहुत छोटी मिस्टेक कर देते हैं कि जहां पे 4 लिखना था वहां 1/4 लिख दिया, है ना? कहीं 4 आंसर आ रहा है, कहीं पे 0.25 आ रहा है, तो गलती हो जाती है कि भाई बाई मिस्टेक 1/4 रह गया कैलकुलेशन। तो उन चीजों को भी चेक करना, ठीक है। मेंस के एग्जाम में तो ऐसा टाइम कम ही मिलता है क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस के पेपर में इतना टाइम आराम से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चंस ही कम कम कर पाते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते। मतलब हाफ से भी कम में, हाफ मार्क्स से भी कम है, मतलब 154 153 मार्क्स की बात अगर करूं एडवांस में, 370 में से, 380 में से, तो उन बच्चों की 4000 के आसपास रैंक आई। कहां गिर गया एग्जाम बताओ बेटा? उसमें टाइम होता है, बस फंसो मत। एक क्वेश्चन को उठा लिया, बस उसके ऊपर लगे पड़े हैं, ये क्वेश्चन करना है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक दम नहीं छोड़ना है। अरे भाई क्या बिगाड़ा है उस क्वेश्चन ने तुम्हारा? और वो क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा, तुम उसके बारे में नहीं सोचते। पूरा साल गया ना उस क्वेश्चन के कारण जिसमें घुसे पड़े हो। छोड़ो उसे, बढ़ो आगे। भाई जब हमारे पास वक्त कम होता है ना, अब तुम गेम्स तो कई सारे खेलते हो, उस वक्त देखते हो ना कि तुम्हारे पास टारगेट होता है, अचीव करना है। कभी तुम इस दरवाजे से जा रहे हो, कभी दूसरे दरवाजे जा रहे हो, कभी तीसरे दरवाजे से जा रहे हो, ढूंढ रहे हो ना कौन सा रास्ता सही है मेरे लिए। बस वो वाला काम होता है। कम टाइम में तो यही काम होता है। तो एक क्वेश्चन के ऊपर लड़ना बहुत गलत है। तब तक क्वेश्चन के ऊपर भिड़ना नहीं जब तक उस क्वेश्चन का प्रॉपर आइडिया अपने पास नहीं है, ठीक है। मेरी स्टोरी बहुत लंबी चलेगी, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। क्या बोला हमने? 2 point फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line which passes through 2 points capital A x1 y1 and capital B x2 y2, this is, दोनों इक्वल हो गए। कितना आ गया बच्चों? दिस इज y minus y1 upon x minus x1, this is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है, राइट। एंड इसको अब आप ऐसे लिख लीजिए, y minus y1 is equal to, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी तरफ, दिस इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 and this into x minus x1, ठीक है। सो दिस इज 2 पॉइंट। बट अगर आप इसे गौर से देखते हो, दैट वैल्यू इज नथिंग, दिस इज ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। मैंने पीछे ही बताया था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट ग्रेडियंट, है ना, पॉइंट फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। सो दिस इज स्लोप m। तो इसी बात को इसने पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल दिया, कुछ नया काम नहीं है, ठीक है। दैट फॉर्म, चौथी फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज इफ, लिख लो पहले, स्टेटमेंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through a point capital A which is x1 comma y1 and with slope m, with slope m, this is y minus y1, this is equal to m times x minus x1। मतलब स्लोप दिया हुआ है, 2 पॉइंट नहीं दिए, सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दिया हुआ, दो कंडीशन ही सफिशिएंट है हमारे लिए। हम तो शुरुआत से ही बोलते चल रहे हैं इस बात को, है ना। और आपको लगता है कि सर इसको दोबारा दिखा भी दो ग्राफिकली, तो भी कोई काम नहीं भाई, 1 मिनट का काम। ये देखा मैंने लाइन, सब लोग समझ लेना इसे। देखो कि ये सपोज कोई लाइन था और
ये वाला पॉइंट सपोज एक मूविंग पॉइंट है P या B x, y और A पॉइंट से पास कर ही रही है, तो A पॉइंट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x1, y1, ये एंगल थीटा है, देन ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, दिस इज x माइनस x1, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, y माइनस y1। ठीक है बच्चों, तो भी यहां से क्या चीज निकल के आ रही है, दैट इज m इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो कहीं से भी तुम देख सकते हो, दोनों बातें सेम ही। दिस इज पॉइंट फ्लो फॉर्म, राइट। द नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिफ्थ फॉर्म। Intercept form of straight line. मतलब आपको x इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये मेरे पास सपोज एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दिस लाइन which intersect x axis at a comma 0, intersect y axis at 0 comma b. So our x intercept this is equal to कितना आ गया, this is a, and y intercept this is equal to b, right? Then what will be the equation of straight line? Easily we may write equation of straight line with x intercept equal to a and y intercept, I am not saying about the length, मैं just proper intercept की बात कर रहा हूँ बेटा, equal to b, ठीक है, is x upon a is equal, sorry, plus y upon b, and this is equal to 1, right? That is called intercept form of straight line. You may check easily by taking that y equal to 0, then we get x intercept, and then x equal to 0 we get y intercept. ठीक है बच्चों, तो मैंने आज तुम्हें इंटरसेप्ट फॉर्म तक करवा दिया। अभी हमारे पास 5-6 फॉर्म और बचती है, ठीक है। अभी जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म है और इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है बच्चों। और तो फिर उन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना। चलो भाई, यहाँ तक तो शायद मुझे लगता है किसी कोई डाउट नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, Yes, sir. बाय बाय, Thanks, sir. वेलकम, बाय, Thank you, sir. Thank Good you. night. वेलकम, Thank you, वेलकम sir. बेटा, वेलकम, Thank you, गुड sir. नाइट, वेलकम बेटा, Good night, sir. गुड